एक सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर बनने के लिए क्या सीखना चाहिए? मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है। जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनको पता है कि मैं एक सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ और उनका मुझसे हमेशा सवाल रहता है कि सर हम एप्लीकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे आएँ? अगर आप सीएनसी फील्ड में सिर्फ़ मशीन चलाने तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, अगर आप अपनी स्किल को पूरी तरह एक्सप्लोर करना चाहते, अलग-अलग कंपनीज़ में जाके काम करना चाहते हैं, अलग-अलग मशीन्स पे अलग-अलग प्रोसेस देखना चाहते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलना चाहते हैं, तो सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर एक बहुत पावरफुल करियर पाथ हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऑपरेटर्स को ये प्रॉपर्ली समझ ही नहीं आता कि सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर एक्चुअल में करता क्या है और उस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर का एक्चुअल रोल क्या होता है, यानी कि मेरा एक्चुअल रोल क्या है, मैं कंपनीज़ में जाके क्या करता हूँ, कौन-सी स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्यों चाहिए वो स्किल्स आपको इस फील्ड के अंदर, कैसे सीखनी है वो भी मैं आपको साथ में थोड़ा-सा बताऊँगा और कैसे ग्रेजुअली ऑपरेटर से एप्लीकेशन इंजीनियर लेवल तक ग्रो किया जा सकता है। तो मेरा नाम विकास राणा कौशल है और मैं 13 साल से मैन्युफैक्चरिंग सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। इन 13 साल में से लगभग 9 साल से ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में ही है। मैंने शॉप फ्लोर पे भी काम करा है एज़ एन ऑपरेटर, उसके बाद मैंने सीएनसी मशीन बिल्डर्स के साथ एज़ एन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग भी काम करा है। तो मुझे एग्ज़ैक्टली डिफ़रेंस पता है कि प्लांट में आपको कौन-कौन सी स्किल चाहिए आगे बढ़ने के लिए और एक सीएनसी मशीन बिल्डर के साथ काम करने के लिए आपको कौन-सी स्किल्स चाहिए। ये दोनों कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ में क्या ढूँढती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं हाउ टू बी एन एप्लीकेशन इंजीनियर। सबसे पहले सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर एक्चुअल में क्या करता है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, सिर्फ़ प्रोग्रामिंग करना नहीं होता, सिर्फ़ मशीन सिखाना नहीं होता एंड हम सिर्फ़ टूल सिलेक्शन नहीं करते या फिर हम सिर्फ़ कंपोनेंट कटिंग नहीं करते, हमारे मल्टीपल काम होते हैं। तो उन कामों को अगर मैं एक-एक करके आपको थोड़ा-सा बताना शुरू करूँ, तो सबसे पहले न्यू कंपोनेंट डेवलपमेंट। जब भी कोई कस्टमर हमारी मशीन पे कोई नया कंपोनेंट डेवलप करना चाहता है, तो हम उसमें उसकी हेल्प करते हैं या फिर हम ही उसको वो कंपोनेंट डेवलप करके देते हैं। देखो, होता क्या है, जब कोई नई मशीन बेचने हमारा सेल्स इंजीनियर कस्टमर के पास जाता है, तो कस्टमर कहता है मशीन तो आपकी मैं ले लूँगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या उस पे बन जाएगा? तो वो ड्राइंग सेल्स इंजीनियर हमें फॉरवर्ड करता है। हम उसे देखते हैं, मशीन सेलेक्ट करते हैं कि हमारे कौन से मॉडल पे ये बनेगी, क्या उसमें इतनी पावर है कि इस कंपोनेंट को काट दे, क्या इतनी बड़ी मशीन है कि इस पे कंपोनेंट लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम सेल्स इंजीनियर को बताते हैं कि ठीक है, ये वाली मशीन प्रपोज़ कर दो आप कस्टमर को। फिर वो कस्टमर को वो मशीन प्रपोज़ करता है और कस्टमर जैसे ही मशीन बाय कर लेता है, तो हमें यानी एप्लीकेशन इंजीनियर्स को जाके उस मशीन पे वो सेम कंपोनेंट डेवलप करके देना होता है। डेवलप का मतलब ए टू ज़ेड रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक उसकी हर चीज़ करके देनी होती है। तो न्यू कंपोनेंट डेवलपमेंट करते हैं हम, उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। कोई भी कंपोनेंट जो कटना है मशीन पे, पहले इसमें टर्निंग होनी चाहिए, उसके बाद इस पे वेल्ड होगा, वेल्ड के बाद फिर मिलिंग मशीन पे लाके इसको ड्रिल करेंगे, फिर ऐसे पकड़ के यहाँ से मिलिंग करेंगे, फिर घुमा के पीछे से दूसरा होल करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस सिलेक्शन जो है वो हमें करने पड़ते हैं। टूल सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है, कौन-सा टूल लगना है, क्या इसमें सिर्फ ड्रिल लगा दें या फिर स्टेप ड्रिल लगाएँ या फिर इसके पहले सेंटर ड्रिल करें, तो वो हमारा काम रहता है। सीएनसी प्रोग्रामिंग, जब सारा कुछ सेलेक्ट हो गया तो प्रोग्राम करना मशीन के अंदर वो हमें करना पड़ता है। साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज़ेशन, सारा कंपोनेंट बना दिया कस्टमर का, अब कस्टमर कह रहा है कि ये तो यार 10 मिनट में बन रहा है, ये तो 8 मिनट में बनना चाहिए था, मेरे 2 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे लॉस हो रहा है। तो हम फिर साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे थोड़ा-सा फीड बढ़ा दी, कहीं पे टूल चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा अगला काम आता है ट्रबल शूटिंग का, सारा कंपोनेंट बन गया, अब हम वापस आ गए जी अपने घर पे या फिर अपने ऑफिस में। अब हमारे बनाए गए कंपोनेंट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी जब वो प्रोडक्शन में एक्चुअल में चलेगा। 1, 2, 5, 10 कंपोनेंट बना दिए, अच्छे बने, लेकिन हज़ारों बन रहे हैं तो उसमें क्वालिटी इश्यू आ गया, उसमें वाइब्रेशन आने लग गई, मशीन वाइब्रेट करने लग गई। तो वो सारी चीज़ें कस्टमर हमें बताता है, तो हमें उसका ट्रबल शूट करना पड़ता है कि सर अच्छा ये ऐसे करो, वैसे करो, मैं आके देखता हूँ, वहाँ जाके एनालाइज़ करना है, उसके बाद मॉडिफिकेशंस करनी है, तो ट्रबल शूटिंग हमें करनी पड़ती है। एंड लास्ट में कस्टमर सपोर्ट, यानी कि कस्टमर जो भी चाहता है हमसे सीएनसी मशीन के रिलेटेड, वो हमें सारा उससे बताना पड़ता है, चाहे हमें आता हो, चाहे ना आता हो। तो बेसिकली फाइनल एंड गोल हमारा होता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन। कस्टमर सैटिस्फाइड है ना, तो हमारी कंपनी हमसे खुश है। वो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन इंजीनियर कभी नहीं बन सकता जो कस्टमर को जाके कहेगा सर मैं तो प्रोग्रामिंग करूंगा बस, बाकी मेरा काम नहीं है जी, मैं तो टूल सेलेक्ट करूंगा, बाकी मेरा काम नहीं है जी। एप्लीकेशन इंजीनियर का मतलब है आपकी मशीन वहां सेल हुई है और आपको सेटिस्फाई करना है कस्टमर को, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करके
के कि आपने हमारी मशीन बाय करके बिल्कुल सही किया है और मशीन्स बाय करो। तो इसलिए एक एप्लीकेशन इंजीनियर का काम ये डिसाइड करता है कि वो कस्टमर दोबारा वो मशीन्स लेगा या नहीं लेगा। तो ये सारे काम जो हैं वो एक एप्लीकेशन इंजीनियर करता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया कि हम करते क्या-क्या हैं। अब आपको इस फील्ड में आने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मास्टर करनी पड़ेगी। मास्टर का मतलब मैं एग्ज़ैक्ट मास्टर करनी पड़ेगी बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ी बहुत आ जाएगी तो चल जाएगा। धीरे-धीरे सीख लो कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। उसमें आपको डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, उसमें टॉलरेंसेस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन-सी बायलैटरल टॉलरेंस है, कौन-सी यूनिलैटरल टॉलरेंस है, कौन-सी टॉलरेंस जो है वो मेंटेन करी जा सकती है हमारी सीएनसी मशीन में, कौन-सी टॉलरेंस बड़ी है, छोटी है। फिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, होल एंड शाफ्ट की कौन-सी अलग-अलग फिट्स होती हैं। ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, कंसेंट्रिसिटी इसके बारे में सीखना शुरू कर दो अगर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में आपको आना है तो। सेक्शन व्यूज रीड करना, डेटम अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आपको ड्राइंग में आनी चाहिए। इसके बिना बात नहीं बननी, कोई फायदा नहीं एप्लीकेशन फील्ड ज्वाइन करने का। वहां आके भी आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगी, कहीं भी सैलरी या रिस्पेक्ट आपको मिलेगी नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। देन दूसरी चीज आपको सीखनी है सीएनसी प्रोग्रामिंग की डीप नॉलेज। डीप का मतलब इतनी गहरी नॉलेज कि जो कस्टमर है वो कुछ भी आपसे पूछ ले ना, आपको वो पता होना चाहिए। जिसको आप सिखाने जा रहे हो उससे अगर आपको ज्यादा आता है तभी आप उसे सिखा पाओगे ना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सारा कुछ आना चाहिए, मुझे सारा कुछ आता है, कस्टमर मुझसे कुछ भी पूछ ले मैं उसे ऐसे बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि कस्टमर आपसे बड़े बेसिक से कोड पूछे और आपको वो भी नहीं आते और वो कस्टमर को आते हैं। तो सीएनसी कंट्रोलर जो भी हमारी मशीन के साथ आते हैं उसके बारे में हमें कोने कोने तक पता होना चाहिए। जो चीज नहीं पता है कस्टमर ने पूछी है वो फिर सीख के उसको बतानी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कह सकते ये हमें आता नहीं, खुद सीख लेना। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक बताऊं, जी कोड, एम कोड के बारे में पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल्स कैसे काम करते हैं, टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट उंगलियों पे रटे होने चाहिए। कैंड साइकिल, मैक्रो प्रोग्रामिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आजकल बहुत रिक्वायरमेंट रहती है हर कस्टमर की कि हम अपनी मशीन में लॉजिकल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, हम अपनी मशीन को एक तरह की इंटेलिजेंस देना चाहते हैं और वो सिर्फ मैक्रो प्रोग्रामिंग से पॉसिबल है। तो अगर आपको मैक्रोज आते हैं तो थोड़ा सा आपका रिस्पेक्ट लेवल जो है कस्टमर की नजरों में बढ़ जाता है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो ये चीज सीखनी शुरू कर दो अगर आप एप्लीकेशन इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। थर्ड चीज आ गई मशीनिंग प्रोसेस। हर एक मशीनिंग प्रोसेस की डिटेल, वो कहाँ यूज होगा, क्या उसका फायदा है, क्या उसका नुकसान है, किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जैसे कि टर्निंग प्रोसेस हो गया, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, थ्रेड मिलिंग। तो ऐसे आपको हर एक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं कि कंपोनेंट कैसा आ जाए कस्टमर का हमारे सामने और कस्टमर एकदम से कहे कि यार ये वाली चीज मुझे काटनी है, ये ऑपरेशन करना है और हमें पता ही नहीं कि उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं और वहां पे कौन सा टूल लगेगा, तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ट्री पैनिंग ऑपरेशन जो है ना वो बहुत कम लोगों को पता है कि एक ट्री पैनिंग नाम का भी ऑपरेशन होता है। तो अगर वो चीज कस्टमर को पता है और आपको वो कहे कि इस पे ट्री पैनिंग ऑपरेशन करना है हमें ना, ताकि हमारा साइकिल टाइम कम हो जाए, और आपको उसके बारे में पता नहीं है, वहीं पे थोड़ा सा कस्टमर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है हमारे ऊपर से एंड एज वेल एज हमारी कंपनी के ऊपर से भी। तो आपको हर एक प्रोसेस के बारे में जो भी अभी करंटली दुनिया में डेवलप हो चुके हैं, सीएनसी मशीन पे चल रहे हैं, उसके बारे में सीखना शुरू करना पड़ेगा। सीखते रहो नए नए तरह के कैसे प्रोसेस आ रहे हैं और उस प्रोसेस का क्या क्या फायदा है सीएनसी मशीन में। नेक्स्ट आ गया हमारा कटिंग टूल की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। कटिंग टूल की डीप नॉलेज से मेरा मतलब है ड्रिल से होल होता है, एंड मिल से मिलिंग होती है और टर्निंग टूल से टर्निंग होती है। ये सबको पता है ना, इसमें कोई डीप वाली चीज नहीं आई। आपको इंसर्ट की ज्योमेट्री तक पता होनी चाहिए कि किस तरह की ज्योमेट्री से क्या इफेक्ट आएगा। टूल की कोटिंग, हर एक कोटिंग का क्या क्या मतलब है, कार्बाइड के ग्रेड, चिप ब्रेकर किस किस तरह के काम होते हैं। टूल वियर पैटर्न समझने पड़ेंगे कि अगर मेरा टूल ऐसे घिस रहा है तो मशीन की प्रॉब्लम है या मटेरियल की प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर कॉल करता है, सर आपकी मशीन ने तो जज्जियां उड़ा रखी है, टूल पे टूल खराब हो रही है, आके देखो यार। हम वहां पे जाते हैं और पता चलता है कि जो टूल सप्लायर है उसने गलत ग्रेड दे दिया। तो प्रॉब्लम मशीन की नहीं है सर, प्रॉब्लम आपकी टूल की है। आप टूल सप्लायर को बुलाइए और उसे कहिए कि प्रॉपर ग्रेड दे, ये ग्रेड सही नहीं है। तो कभी कभी ट्रबल शूटिंग में आपकी मशीन की गलती नहीं होती, आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको पता ही नहीं कि ये टूल की प्रॉब्लम है या मशीन की प्रॉब्लम है, इतनी स्किल ही नहीं है आपकी, तो आप उलझे रहोगे। कस्टमर आपको डांटता रहेगा कि यार मशीन नहीं चल रही, 1 महीना हो गया, और आप लाचार बन के बैठ जाओगे कि यार किससे पूछूं, अब कैसे करूं इसमें। तो इसलिए कटिंग टूल की बहुत डीप में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कटिंग पैरामीटर
पैरामीटर्स फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए आपको। आरपीएम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फीड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कटिंग स्पीड का क्या मतलब है, कौन से टूल के लिए कौन कितनी कटिंग स्पीड हमें जो है वो लगानी चाहिए, मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, कौन कौन सा ड्रिल कौन कौन सा टूल कितना डेप्थ ऑफ कट ले सकता है। तो ये चीजें ना नोट कर करके इसको याद करो। कभी कभी सारी चीजें कैटलॉग के हिसाब से नहीं चलती, हमें वहां पे खुद डालनी पड़ती है चीजें। और जब आप साइट पे जाते हैं ना, जब हम साइट पे जाते हैं तो अगर वो कहेंगे कि सर 15 की ड्रिल है जी या 16 mm की ड्रिल है, इसको कितनी आरपीएम दें, अगर उस टाइम हम जाके कहें कि जी पहले कैटलॉग लाओ, मैं कैटलॉग में देखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, तो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है कि यार एप्लीकेशन इंजीनियर हो और आपको ये भी नहीं पता कि 16 की ड्रिल के लिए कितनी कटिंग स्पीड और कितनी आरपीएम चाहिए। तो बेसिक कटिंग स्पीड एंड आरपीएम जो है ना वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में भी आपसे एकदम से कोई पूछ ले कि यार 10 का ड्रिल मारना है तो कितनी आरपीएम देगा, आप तभी कैलकुलेट कर लो कि ठीक है 65,000 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू ये आरपीएम आएगी जी आप। क्योंकि कैटलॉग्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते ना। बड़ी कंपनीज में आपको हो सकता है कि टूल के कैटलॉग्स मिल जाएं, लेकिन छोटी मोटी कंपनीज में अवेलेबल नहीं होते। लोकल टूल यूज कर रहे हैं वो, वहां पे कहाँ आपको कैटलॉग मिल जाएगा। तो फिर वहां पे क्या कटिंग स्पीड लगाओगे? ऐसे नहीं कह सकते कि सर मुझे तो पता नहीं, आप बता दो कितनी लगानी है। दैट्स वेरी बैड। आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपकी भी खराब होती है। तो कटिंग पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज लो। कैड कैम सीखना जरूरी है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में। थोड़ी सी आपको कैड स्किल एंड कैम स्किल आनी चाहिए। कैड में अगर मैं बात करूं, सॉलिड वर्क्स सीख लो, ऑटो कैड सीख लो। 2D में ऑटो कैड हो गया, 3D में आपका सॉलिड वर्क्स हो गया। तो अगर ये दो सॉफ्टवेयर आप सीख लोगे तो अगर कभी आपको कोई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ी, कभी कोई छोटा मोटा डिजाइन करने की जरूरत पड़ी कस्टमर प्लेस पे, वहां पे आप ढूंढ नहीं सकते सर ऑटो कैड आता है किसी को जी, यहाँ पे मुझे ना कोऑर्डिनेट निकलवाना है, सर किसी को सॉलिड वर्क्स आता है एक छोटा सा ये इस पे पार्ट और लगवाना है, बनवाना है, ड्रॉ करवाना है। ऐसे आप ढूंढते रहोगे तो 7 दिन का प्रोजेक्ट आपका 1 महीने में खत्म होगा। तो इसलिए आपको ये सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए। जैसे मुझे सॉलिड वर्क्स आता है, मुझे ऑटो कैड आता है, तो ये दोनों चीजें मुझे आती है। कभी अगर मुझे जरूरत पड़े मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, खुद निकालता हूँ कोऑर्डिनेट, वहां जाकर डाल देता। कस्टमर्स के पास कभी नहीं होता, कभी कभी नहीं होता कोई आदमी जिनको ये चीजें आती है, तो वहां पे आप काम रोक नहीं सकते ना कि मैं अपने किसी दोस्त से पूछूंगा, वो मुझे बताएगा, तब सर मैं आपकी मशीन चलानी शुरू करूंगा। डजंट वर्क लाइक दैट। कैम स्किल्स, आपको एक आधा कैम सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। आप पावर मिल सीख लो या मास्टर कैम सीख लो, कोई भी एक कैम सॉफ्टवेयर सीख लो। कभी कभी अगर कोई ऐसी प्रोफाइल आ जाए जिसमें हम मैनुअल प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो वहां पे हम ढूंढने नहीं चलेंगे कि हमें कैम वाला कोई मिल जाए। वहां पे आपके पास कैम सॉफ्टवेयर होना चाहिए लैपटॉप में, उसे खोलिए, पाथ ड्रॉ करिए, मशीन में डालिए और कस्टमर का कंपोनेंट बनाइए। कस्टमर को पेन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, उसको टेंशन नहीं देनी किसी भी चीज की। कस्टमर को टेंशन दे दी तो एप्लीकेशन इंजीनियर का काम जो है वो जीरो हो गया। कस्टमर को ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा आया है और ये सारी चीजें कर देगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिक्सचर एंड वर्क होल्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी कंपोनेंट कैसे क्लैंप करना है, कभी कभी पता चले वाइस नहीं है कस्टमर के पास, तो वाइस का वेट नहीं करना है। आपको अलग अलग क्लैंपिंग मेथड का आइडिया होना चाहिए, किस क्लैंपिंग मेथड में कितना डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, किस क्लैंपिंग मेथड में कंपोनेंट बाहर खुल जाएगा। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस ले लेके सीखनी है इफ यू वांट टू एंटर इनटू एप्लीकेशन जॉब। इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसे आने चाहिए चलाने, मतलब देख के पता चले कि आप एक्सपर्ट हो। वर्नियर, माइक्रोमीटर, बोर गेज, हाइट गेज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीएमएम नहीं आती है कोई बात नहीं, बेसिक्स पता हो कि सीएमएम के ऊपर क्या क्या चेक किया जा सकता है, उसे कैसे कैसे चेक करते हैं। कभी कभी कंपोनेंट बनाते हैं हम, सीएमएम रूम में गए और वहां पे 15 दिन कंपोनेंट की एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, 15 दिन से बनाते जा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि सीएमएम वाला गलत चेक कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है ही नहीं सीएमएम की, तो आप उसे कैसे क्वेश्चन करोगे? आप लगे रहोगे मॉडिफिकेशंस करने, सीएमएम वाला गलत रीडिंग देता रहेगा। बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं 15-15 दिन लगा हुआ हूँ कंपोनेंट बनाने, समझ नहीं आ रही कि एक्यूरेसी सही क्यों नहीं आ रही है यार, क्यों 30 माइक्रोन की ओवेलिटी आ रही है, बाद में पता चला उनकी सीएमएम ही गलत चेक कर रही है। सो यू हैव टू गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनली आपको सॉफ्ट स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आ गया? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आपको थोड़ा सा एक्सेल चलाना आ गया, पावर पॉइंट चलाना आ गया, आपको एमएस वर्ड चलाना आ गया, तो थोड़ा सा फायदा है उसका, उसकी जरूरत पड़ती है एक्चुअली, थोड़ा सा नहीं बहुत जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट्स कैसे बनाओगे लास्ट दिन पे, कोई ट्रेनिंग का कंटेंट देना है किसी को, कैसे लिखोगे आप, कोई प्रॉब्लम आपको अपने मशीन बिल्डर से पूछनी है, अपने बॉस से पूछनी है, उसे प्रेजेंटेशन में बना के पूछना पड़ता है। फोन पे नहीं आप कह सकते सर ये हो रहा है वो हो रहा है कैसे करेंगे। तो आपके अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर से कैसे चीजें डिस्कस करनी है, ऑपरेटर से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, टूल सप्लायर से कैसे इंटरेक्शन करनी है, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन जबरदस्त होनी चाहिए। कोई भी बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा बंदा गलत साबित हो। हर एक आदमी को पेन होता है अगर उसे उस पे उंगली करी जाए या उसको गलत बोला जाए। हमें पता है कि प्रॉब्लम उसकी है,
है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं होना चाहिए कि हमने उसकी प्रॉब्लम बता के उसकी इंसल्ट करी है। यू हैव टू बी वेरी शार्प हियर कि कैसे बात करनी है सामने वाले से। और ये सिर्फ एप्लीकेशन में ही नहीं, ये आपकी असली जिंदगी में भी होना चाहिए। हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करो, गलती सबसे होती है, ये मान के चलना। और अगर सामने वाले की गलती है, उसे थोड़ा सा घुमा के समझाओ कि है आपकी सर गलती, पर शायद ऐसा भी हो सकता है, बट आई थिंक इट्स अ मिस्टेक ऑफ दैट थिंग। तो सामने वाले को चुभे ना चीज। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। देखो, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है? सीएनसी मशीन बिल्डर कंपनीज बहुत ज्यादा हो गई है। पहले 4-5 कंपनीज होती थी, अब सीएनसी मशीन ने बहुत सारी कंपनी बनाने लग गई है, और उनको चाहिए एप्लीकेशन इंजीनियर्स। और एप्लीकेशन इंजीनियर्स मिल नहीं रहे, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेशन इंजीनियर चाहिए होता है हर एक कंपनी को। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन इंजीनियर्स एक्सपीरियंस मिल नहीं रहे और वो बहुत ज्यादा सैलरी की मांग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन से आदमी उठा लेते हैं। कोई प्रोग्रामर उठा लिया, कोई प्रोसेस इंजीनियर उठा लिया। अगर आपको भी ऐसे ही कहीं जॉब मिल जाती है, तो ये जितनी भी स्किल मैंने आपको बताई है ना, ये आप वो ज्वाइन करने के बाद जल्दी से जल्दी गेन कर लेना। उसका क्या कारण है? देखो, एप्लीकेशन इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि 1.5 लाख 2 लाख महीना आपको आने लग जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, इतना पैसा प्लांट जॉब में भी कमाया जा सकता है, इतना पैसा टूलिंग कंपनी में भी कमाया जा सकता है, सेल्स में भी कमाया जा सकता है, इससे कहीं ज्यादा। लेकिन हर जगह आपको पैसा वही मिलेगा जहां पे आप एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर की तरह काम करोगे। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन इंजीनियर हो, जिसको फील्ड पे भेज दिया और उसके बाद सारा का सारा काम आप खुद कर रहे हो, आप पे कंपनी को भरोसा है, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप वहां पे जाके कस्टमर को पिस्ड ऑफ कर देते हो, कॉल कर करके अपने बॉस को 36 प्रॉब्लम गिनवा देते हो, सर ये नहीं हो रहा, वो कैसे करूं, वो नहीं हो रहा, ये कैसे करूं, कोऑर्डिनेशन आपकी है नहीं टीम के साथ, ऑपरेटर से जाके झगड़ा कर रहे हो बिकॉज आपको किसी का गुस्सा संभालना नहीं आता, आपको कोई ऊंचा बोल दे, आपको उसको सहना नहीं आता, स्ट्रेस में काम करना नहीं आता, तो फिर वहां पे भी चाहे आप एप्लीकेशन इंजीनियर हो, चाहे आप प्लांट में प्रोग्रामर हो, तो फिर 20-30 हजार वाले एम्प्लॉय बन के रह जाओगे आप। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने सारी चीजें बताई, ये सारा काम हम करते हैं, स्पेसिफिकली मैं तो करता हूँ। एंड और ये चीज़ें एक एप्लीकेशन इंजीनियर के अंदर होनी ही चाहिए इफ़ ही वांट्स टू बी अ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर एप्लीकेशन इंजीनियर। और ये सारा ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप जल्दबाजी मत करना, आराम-आराम से सीखना शुरू करो। बाकी आप अगर सीएनसी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोग्रामिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है macavida.com। वहाँ पे मैं छोटे-छोटे कोर्सेज़ डालता रहता हूँ। टर्निंग का कोर्स ऑलरेडी वहाँ पे है, और वीएमसी का कोर्स मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ अगले 15-20 दिन में। तो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो आप। अगर आपको सीएनसी मशीनिंग से रिलेटेड नॉलेज थोड़ी सी जल्दी चाहिए और थोड़े से स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा वहां से ले लिया, यहाँ से ले लिया, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से एंड करना है वो पता नहीं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्सेज चेकआउट जरूर करो। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे एक एप्लीकेशन इंजीनियर बनने की तैयारी करने में। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग एप्लीकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। और अगर आपके दिमाग में और भी डाउट है इस फील्ड को लेके, आप डेफिनेटली मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।